हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोगों की पढ़ाई जोरों शोर से चल रही होगी। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार, इस टॉपिक के आगे लिख लो भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज की जो क्लास में हम सीखने वाले हैं वो हमारी पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाला है ना। जब हम लोग यार नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तब भी काम आएगा। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब काम आएगा। मतलब हमेशा ही काम आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे, बड़े धीरे धीरे से पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस ध्यान से मेरी बातें सुनते जाना, ध्यान से मेरी बातें सुनते जाना। ठीक है, बहुत आराम से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को बेसिकली 30 एलिमेंट तक, है ना, Z इक्वल्स टू अटोमिक नंबर इक्वल्स टू 30 तक हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे तो यार उसके आगे भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन वहां तक की हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना अभी के लिए जरूरी नहीं है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम लोगों को अटोमिक नंबर 30 तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल 1 से लेके स्टार्ट करूंगा, 30 तक मैं खुद सारे आपको लिख के बताऊंगा। बीच में कुछ यार एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा, वो भी हम समझेंगे कि यार एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन कौन है, फिर उनके रीजन समझेंगे, फिर सारी चीजें हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो यार ये देखो कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रूल्स आने वाले हैं। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रूल्स आने वाले हैं। 3 रूल होते हैं बेसिकली, हमको ये 3 रूल फॉलो करने होते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो। ठीक है, सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है ऑफ बाउ रूल। सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है ऑफ बाउ रूल, है ना। हाँ, नाम थोड़ा सा अजीब है यार, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को तो बेसिक रूल समझ रहे हैं कि यार ये रूल होता क्या है। देखो, ऑफ बाउ रूल बोलता क्या है। ऑफ बाउ रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, पहले सबसे जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी पहले उधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ेंगे हम लोग। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाएंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। क्या बात करी थी कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल n पे डिपेंड करती है। और अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता है तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n प्लस l पे डिपेंड करती है। हम लोग यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी ही मान के चलेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन तो यार बोहर तक हो गया काम उसका, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बोहर मॉडल तक काम हो गया। अब हम लोगों को क्या लेना है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, मतलब एक से ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे डिसाइड करोगे आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, n प्लस l के हिसाब से। एंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन n प्लस l। एंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन n प्लस l। हम लोगों ने देखा था यार, जैसे लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l लोअर इज द एनर्जी, और कहीं पे अगर n प्लस l सेम हो जाता है तो आपका डेडलॉक कौन तोड़ता है, n। लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर इज द एनर्जी। ये बात हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी किए जाएंगे। एंड और ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, n प्लस l के बेस पे। जैसे मैंने देखो प्रीवियस वीडियो में कराया था, मैं आपको वापस अभी बताता हूं। जैसे देखो ये है 1s 2s 2p 3s। आप क्या करो सबका n प्लस l निकालते जाओ, सबका n प्लस l निकालते जाइए। ठीक है, n क्या है, 1 है, s सबशेल है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बातें हम कर चुके हैं। तो फटाफट यार वीडियो पॉज करो और n प्लस l सबका निकाल दो। तो देखो इसका करो, 2 प्लस 0 आ जाएगा, बिल्कुल। ये क्या आ गया, 2। इसका 2 प्लस p सबशेल है यार, p सबशेल है तो l की वैल्यू कितनी, 1। ठीक है, यहां पे 3 प्लस 0, ठीक है 3, यहां पे 3 प्लस 1, यहां पे कितना आएगा, 4 प्लस 0, यहाँ पे कितना आएगा, 4, यहाँ पे 3 प्लस 2, है ना। डी सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ क्या आ गया 5। तो n प्लस l सबसे कम किसका है, इसका है 1s का। तो एनर्जी क्या सबसे कम है इसकी, बिल्कुल एनर्जी सबसे कम इसकी है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, 1s में जाएगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये है ना ऑर्डर, तो ये है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p भरेंगे, फिर 3s, तो ये ऑर्डर रहेगा।
ये आपका बेसिकली ऑर्डर रहेगा। बताओ ये चीज सही है ना? अब देखो आपका जो 3D तक आपका डी मतलब जो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एटॉमिक नंबर 30 तक पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, तो 3D तक आपका काम हो जाएगा z इक्वल्स टू 30 तक, 3D तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई पूछ ले तो भी हमें आना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने की, एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि यार कौन सा ऑर्बिटल, जैसे आपका सवाल ये आ सकता है ना कि भैया 3D के बाद किसे फिल करेंगे हम, है ना? तो ये आपका सवाल आ सकता है। तो देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्या करो इसको ऐसे लिख लो, जैसे 1s, इसको लिख लो 2s 2p, फिर लिख लो 3s 3p 3d, ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर जैसे 4s 4p 4d 4f, ये कर लो। जैसे फिर 5s 5p 5d, बस इतना बहुत है ना। जैसे जो मैं लिख रहा हूं ना वो आप लोग लिखते जाइएगा, 6s 6p और 7s, ठीक है 7s, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, ठीक है। अब देखिए अब कैसे करना है। सबसे पहले क्या भरा था आपने, सबसे पहले आप क्या बनोगे, n प्लस एल, जिसका कम रहेगा सब ऐसा करो सबका n प्लस एल निकाल लो। जैसे देखो इसका करोगे तो 1 प्लस 0 आएगा, कितना आएगा 1। इसका करो 2 प्लस 0, इसका कितना आएगा 2, 2 प्लस 1, इसका कितना आएगा 3। सबका n प्लस एल निकाल दो यार फटाफट, वीडियो पॉज करो। 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 कितना 5, करेक्ट है ना, सही कर रहा हूं ना। 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, ठीक है। अब इसका करो 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, इसका करो 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 कितना 7, करेक्ट है, करेक्ट है। अब बस यार देखो सबसे कम n प्लस एल किसका दिख रहा है, सबसे कम n प्लस एल किसका दिख रहा है, सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की है। तो सबसे पहले ये भरा जाएगा। अब क्या करो, ऊपर से एरो स्टार्ट करो और ऐसे नीचे काटते जाओ। तो देखो सबसे पहले ये आ रहा है लाइन में, सबसे पहले क्या भरा जाएगा 1s भरा जाएगा, देखना तरीका देखना। उसके बाद कौन सा भरा जाएगा, उसके बाद आपका 2s भरा जाएगा। उसके बाद क्या भरा जाएगा, आपका 2s भरा जाएगा। देखो ये लाइन में काटो, ऐसे लाइन में काटो, ये काटा। उसके बाद ये लाइन काटो, देखो। अब ऊपर से चलना स्टार्ट करो, ऊपर से चलना स्टार्ट करो। जैसे देखो ये आपकी पहली लाइन काटी तो इस लाइन में कौन आया, केवल 1s आया। ये आपने दूसरी लाइन काटी, इसमें कौन आया, केवल 2s आया। ये आपने तीसरी लाइन काटी तो 2s के बाद अब कौन आएगा, ऊपर से चलना है, कौन आएगा, पहले 2p आएगा, फिर कौन आएगा 3s आएगा, ठीक है। तो देखो यही तो ऑर्डर आ रहा था, 2s के बाद कौन आ रहा था, पहले 2p आ रहा था, फिर कौन आ रहा था 3s आ रहा था, ये ऑर्डर आ रहा था ना। तो ये एक तरीके से ट्रिक है, अगर आपको कोई सा भी अगर आपको ये जानना है कि यार ऑर्बिटल किस ऑर्डर में हम लोग भरेंगे। अब देखो यहां से काटो, यहां से काटो, देखो यहां से काटो, ये काटो, ये हम लोगों ने काटा, ये आपका हो गया 4, ठीक है। अब देखो 3s आया, 3s के बाद कौन आएगा, ऊपर से चलेंगे हम लोग, 3p आएगा फिर 4s आएगा। देखो 3s के बाद कौन आया, 3p आया फिर 4s आया। देखो अब ठीक है, 4s के बाद कौन आएगा, अब ये वाली लाइन काटो, ये वाली लाइन काटो, ये वाली लाइन काटो, देखो ये वाली लाइन काटो। तो ये 5वीं लाइन है आपकी। तो देखो 4s के बाद कौन आएगा, 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा। तो देखो जैसे 3d आया, इसके बाद का अगर आपको लिखना है तो देखो 3d के बाद कौन आएगा, 4p आएगा, फिर कौन आएगा 5s आएगा। फिर चाहो तो फिर ये वाली लाइन काटो, ये वाली लाइन काटो, ये वाली लाइन काटो, ये क्या हो गया 6 हो गया। फिर आपका 4d आएगा, 5p आएगा, फिर 6s आएगा। ऊपर से नीचे चलना होता है। फिर आप ये 7 वाली काट दो लाइन, चाहो तो 7 वाली लाइन काट दो, ठीक है। ये 7 वाली लाइन काट दो, फिर कितना होगा 4f आएगा, फिर 5d, फिर 6s, फिर 7s, सॉरी 6p, फिर 7s, ऐसे करके, ठीक है। तो आप ऐसे बिल्कुल एंड तक लिख सकते हो। इस 7s में तो यार पूरी पीरियोडिक टेबल समा जाएगी इसमें, पूरी पीरियोडिक टेबल। अभी पता है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं। तो पूरे ये जितने भी मैंने आपको इधर सबशेल्स लिखे हैं, ऑर्बिटल्स लिखे हैं, वो आपके 118 एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखना z इक्वल्स टू 30 तक तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, z इक्वल्स टू 30 तक आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, बस 3D तक जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग जो भी लिखने वाले हैं 3D तक ही लिखने वाले हैं। z इक्वल्स टू 30 आप लोगों का बड़े प्यार से 3D तक ओवर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रूल है ये, अफबाउ रूल है। क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब आप फिल करोगे
तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करोगे, और एनर्जी का ऑर्डर हम लोगों ने देख रखा है n प्लस एल के हिसाब से, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल लोअर इज द एनर्जी, और अगर n प्लस एल सेम रहता है तो लोअर इज द वैल्यू ऑफ n लोअर इज द एनर्जी। करेक्ट है, ये हो गया आपका पहला रूल, ये हो गया आपका पहला रूल। दूसरा रूल कौन है? दूसरा रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, no two electrons can have same value of all the four quantum numbers। ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? जैसे क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं? क्वांटम नंबर हमें बताते हैं कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो हमें चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि ऐसे कोई से भी आपको दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जिनकी चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो, है ना। वो मैं अभी थोड़ी देर में प्रूफ भी कर दूंगा, देख लेना अभी आप लोग, है ना। ऐसे कोई से भी क्वांटम नंबर आपको, ऐसे कोई से भी आपको दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, ऐसे कोई से भी आपको दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जिसमें सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या हो? सेम हो। अभी देखना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये रूल आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है आपका? दिस इज योर थर्ड रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? ये बोलता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ओनली व्हेन, या फिर ओनली आफ्टर ईच ऑर्बिटल contains one electron of same spin। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये ना, और अभी नहीं आएगी समझ में, ठीक है ना। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तब जाके यार आपको ये दोनों के दोनों रूल्स क्लियर होंगे। बस रूल्स सुन लो। ये क्या है? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की तभी होगी जब हर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा सेम स्पिन का, उसके बाद ही आप लोग पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अभी बस सुन लिया यार, अभी बस सुन लिए कि हाँ यार ये तीन रूल होते हैं। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से बड़े आराम से सीखिएगा, मजा आने वाला है आप लोगों को, है ना। सारी z इक्वल्स टू 30 तक हम लोगों को कितनी सीखनी है? अभी एटॉमिक नंबर 30 तक हम लोगों को चीजें सीखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन एटम। z इक्वल्स टू कितना रहता है उसका? 1 रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो रूल क्या बोलता था? इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला शेल कौन सा भरा जाता है? देखिए सबसे पहला शेल भरा जाता है आपका 1s, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे कम। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप कैसे लिखोगे? 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, किस में जाएगा? 1s में। तो कैसे जाएगा? 1s1 किस में गया? आपका 1s में गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 दिखाया है मैंने ऊपर, ये क्या बता रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। अच्छा, हम लोग यार इतना पता है कि जो आपका एस सबशेल होता है, देखो मैं आपको रिवाइज भी कराऊं, एस सबशेल होता है, इसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है। एस सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। पी सबशेल होता है, इसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आपका डी सबशेल होता है, उसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। करेक्ट है, ये चीज सही है। अच्छा, ये चीज हमें पता है। और एक और मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था, ये पॉइंट था कि n ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, मैं वापस लिख देता हूं वो पॉइंट, n ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? 1 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उसमें स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो यहां पे देखो, ये रहा 1s है ना,
1s है तो इसमें आपका s सबशेल है तो एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें मैंने ये एक ऑर्बिटल बनाया, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। क्या ये करेक्ट है? क्या करेक्ट है? बिल्कुल ये करेक्ट है, बिल्कुल ये करेक्ट है। अच्छा, उसकी जगह अगर आपको सपोज करो ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल ये भी करेक्ट है। देखो कोई सा भी ऐसा रूल नहीं है ना, कि जो आप पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे वो हमेशा स्पिन अप ही होना चाहिए, वो हमेशा क्लॉकवाइज ही स्पिन करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप स्पिन अप भी डाल सकते हो पहला इलेक्ट्रॉन, स्पिन डाउन भी डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही चीजें सही है, दोनों ही मैंने आपको करेक्ट मार्क कर रखा है। मैं आपको पूरा बताते हुए चलूंगा कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, ताकि आप लोगों के जो कंफ्यूजन है वो एक साथ देखना, साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। ये हमने हाइड्रोजन की बात करी, अभी देखते जाना आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हीलियम की। नेक्स्ट होता है हीलियम। Z इक्वल्स टू 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर मैं s सबशेल की बात करूं तो एक ऑर्बिटल है उसके पास, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखो अब 1s1 तो भर चुके हो हाइड्रोजन में, 1s1 तो भर चुके हो, अब यहाँ पे क्या होगा? 1s2 होगा। जा सकते हैं ना यार, एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर मैं अब इसको डब्बे बना के दिखाऊं आपको, तो ये अगर ऐसा है, जैसे सपोज करो एक आपका स्पिन अप था, तो दूसरा ऑब्वियसली क्या रहेगा? स्पिन डाउन रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए ना। ये करेक्ट है। अगर आपसे बोले ये चीज क्या है? इनकरेक्ट है ना। 2 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन दोनों की स्पिन क्या है? सेम। ऐसा नहीं हो सकता। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, और उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। करेक्ट, ये चीज सही है। यहां तक करेक्ट है। चलो और देखो, और जैसे हम बात करें थर्ड लिथियम की बात करते हैं, है ना। Z इक्वल्स टू 3 की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यार 1s तो पूरा भर चुका है, एक ही ऑर्बिटल है यार s सबशेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 1s2 ये आपने मैक्सिमम भर चुका। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ। तो ध्यान से अगर हम देखें अफबाउ रूल के हिसाब से भरेंगे, तो 1s अगर आपका भर गया तो अब किस पे जाओगे आप? 2s में जाओगे। किस में जाओगे? 2s में जाओगे। तो देखो अब देखो, तो ये आपके कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन्स? 1s2 हो गया, ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर लिए। अब एक और इलेक्ट्रॉन वो कहां जाएगा? 2s1 में जाएगा, 2s1 में जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे होएगा? 1s2 दिखाना चाहूं तो देखो ये मैं 1s2 दिखा दिया, 1s2। अच्छा 2s1 दिखाना चाहे तो ये मैं 2s1, s सबशेल है एक ही ऑर्बिटल होएगा, ये मैंने दिखा दिया ये। अच्छा इसकी जगह जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी जगह मैं स्पिन डाउन डाल देता तो वो करेक्ट होता क्या? बिल्कुल करेक्ट होता। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हालांकि कन्वेंशनली हम लोग स्पिन अप ही लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर मैं ये 2s1 की जगह, मैंने अभी क्या दिखाया? स्पिन अप दिखाया, इसकी जगह अगर मैं स्पिन डाउन दिखा देता तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होता, कोई भी शक की बात नहीं है उसमें। तो ये चीज करेक्ट है, ये चीज करेक्ट है, सही है। अच्छा और देखो फोर्थ हम बात करें बेरिलियम की। Z इक्वल्स टू 4, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं। तो देखो 1s2 हो जाएगा बिल्कुल, और उसके आगे 2s2 हो जाएगा। 2s में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसको भी तो पूरा फिल करोगे आप, पहले पूरा फिल करोगे। तो देखो 1s2 की बात करें तो आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट स्पिन के, 2s2 की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के। भर दी आपने स्पिन पूरी की पूरी, हो गया काम, बिल्कुल हो गया। चलो और देखो अब देखो फिफ्थ बोरॉन की बात करते हैं। कितने? Z इक्वल्स टू 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले। अब बताओ 2s में और आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? नहीं आ सकते यार, है ना। एक ही ऑर्बिटल था, 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर चुके हो। अच्छा 2s के बाद कौन है जरा देखो, अफबाउ रूल बताएगा, अफबाउ रूल बताएगा। ये रहा भैया, कौन है? 2p है, ठीक है। अच्छा हमें इतना भी पता है p ऑर्बिटल है जो, उसमें कितने, या फिर जो p सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। बहुत ध्यान से सीखना है यार, इस चीज को बहुत ध्यान से सीखिएगा। इसको ऐसा करते हैं यार, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, है ना। देखो देखिए, इसको यहां पे सिखाता हूं आपको, ठीक है। बोरॉन Z इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1s2 बिल्कुल, 2s2 ये तो पूरे भर दिए आपने, 4 भर दिए। अब एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहां जाएगा? 2p में जाएगा, ऑब्वियसली 2p1, है ना। डब्बों की बात करें तो देखो 1s2 तो बड़े प्यार से बना लोगे आप लोग, ये करेक्ट है बिल्कुल। 2s2 भी बना लोगे, ये रहा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अच्छा 2p
1, 2p1 मतलब 2p में ये है आपका 2p है ना, ये है आपका 2p, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो क्या ये करेक्ट है? क्या बताना, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल ये चीज करेक्ट है। अच्छा, इसकी जगह देखो 1s2 और 2s2 तो सेम ही रहेंगे, मैं आपको 2p के और वेरिएशंस दिखा रहा हूं कि क्या क्या करेक्ट होते हैं, क्या क्या करेक्ट होते हैं। देखिए जरा बताना, क्या ये चीज करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है यार। पहला इलेक्ट्रॉन आप कुछ भी डाल सकते हो, स्पिन अप भी डाल सकते हो, स्पिन डाउन भी डाल सकते हो। जनरली हम फॉलो क्या करते हैं? स्पिन अप करते हैं, है ना, लेकिन स्पिन डाउन लिखा हुआ है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट है, बहुत सही। अच्छा और बताना जरा। अच्छा अगर कहीं ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये करेक्ट है क्या? सोचो सोचो सोचो, ये करेक्ट है क्या? ये भी करेक्ट है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बच्चा ये जो 3 ऑर्बिटल्स है ना, ये जो पी के जो आपने ये जो 3 ऑर्बिटल बनाए, इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। 2p के कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। तो आप पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी तीनों ऑर्बिटल में डाल सकते हो, कोई भी इसमें गलत बात नहीं है, कोई भी इसमें गलत बात नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन आप तीनों में से किसी में भी डाल सकते हो, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। अवभव ने क्या बोला यार? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में डालो। तो आप 2p के 3 ऑर्बिटल्स में भेदभाव तो कर ही नहीं सकते हो। तो आप जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहीं जो आपका जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उसमें से कहीं पे भी आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है वो चीज। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? तो ये आपका हो गया बोरॉन का। इसमें से इन तीनों में से कुछ भी लिख रखा है तो वो बिल्कुल सही है। हालांकि आपको इन मेजॉरिटी केसेस में आपको यही मिलेगा, मतलब मेजॉरिटी केसेस में हम क्या करते हैं? स्पिन अप रखते हैं और पहले ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। हालांकि अगर दूसरे में पड़ा है, तीसरे में पड़ा है, तो भी वो चीज गलत नहीं है, तो भी वो चीज गलत नहीं है। क्लियर? ये बात कर ली हमने किसने? किसकी? बोरॉन की। अब देखना चीजें धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। और एक बार आपको ग्रिप आ गई ना, एक बार आपके डाउट्स क्लियर हो गए, फिर देखो आप कैसे चैंपियन बनते हो। अच्छा अब देखो, जैसे 6 की बात करें हम लोग, कार्बन की बात करें तो Z इक्वल्स टू 6, 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। तो देखो कैसे फिल करोगे? 1s2, 2s2। अच्छा P में देखो ना यार, P जो सबशेल होता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 6। तो अभी तो 2p1 ही हुआ है, तो अब 2p2 हो गया, अब 2p2 हो गया। तो देखो 1s और 2s तो बना लोगे, वो तो सेम ही बनेगा। मैं आपको 2p के वेरिएशंस दिखा देता हूं, 2p के वेरिएशंस दिखा देता हूं। बताना यार क्या चीज सही है, क्या चीज सही है? ये और ये है, ये करेक्ट है? बिल्कुल यार ये करेक्ट है, बिल्कुल ये करेक्ट है ना। देखो अब ये क्या बोल रहा है ना, चलो इसमें पहले आपको मैं ये दिखाता हूं। चलो ये बताना पहले, ये चीज करेक्ट है या नहीं? ये चीज करेक्ट है या नहीं? ये चीज करेक्ट है या नहीं? ये चीज इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो आपका कौन सा रूल है, ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोल रहा है? पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की तभी होएगी जब हर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सेम स्पिन का। देखना ये चीज बहुत भारी रूल है, आपको समझना पड़ेगा इस ढंग से। देखिए क्या बोल रहा है, ये रहा। आपने अभी क्या कर दिया, पहला इलेक्ट्रॉन जहां पे डाला था उसी ऑर्बिटल में आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डाल दिया। तो क्या आपने यहां पे पेयरिंग कर दी है? बिल्कुल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोल रहा है पेयरिंग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक हर किसी ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सेम स्पिन होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपका ये पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला कॉम्बिनेशन तो गलत हो गया। मतलब आपको हर किसी ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद ही आप पेयरिंग कर सकते हो। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा और उसकी स्पिन भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो मतलब ये चीज करेक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कर दूं, मैं ये कर दूं, इसको एक पहला स्पिन अप डाला था तो दूसरा मैंने स्पिन डाउन डाल दूं, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि स्पिन भी क्या होनी चाहिए? सेम। हर किसी ऑर्बिटल में आपको एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है और सबकी स्पिन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सबकी स्पिन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, स्पिन ऐड होती है यार। जैसे देखो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गए तो स्पिन क्या होनी चाहिए? ऐड होती चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यही होता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब मल्टीप्लिसिटी बोले तो स्पिन, हमको जो स्पिन होती है वो क्या करनी होती है? ऐड करनी होती है। तो जैसे ही आप अपोजिट स्पिन का डाल देते हो ना, जैसे मैंने इस लास्ट केस में डाला है, तो स्पिन क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमको ये चीज नहीं करनी है, हमको स्पिन क्या करनी है? मैक्सिमम करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालना है पहले, और सबकी स्पिन भी क्या रखनी है? सेम रखनी है। जैसे देखो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं।
जैसे सपोज करो नाइट्रोजन है, 7 है नाइट्रोजन, Z इक्वल्स टू 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। तो देखो 1s2 2s2 2p3 2p3, जैसे 2p में बनाना चाहूं तो ये रहा आपका 2p। अब क्या करोगे, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन है आपके पास और आपको 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर किसी ऑर्बिटल में पहले आप एक 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 इलेक्ट्रॉन डालोगे और सबकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ये सबकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ये। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये कर दूं क्या, सर ये कर दूं, सबकी स्पिन डाउन कर दूं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मतलब जैसे पहला इलेक्ट्रॉन आपने स्पिन अप बनाना, तो अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या भरोगे, स्पिन अप ही भरोगे। मतलब आपको स्पिन क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है। और पहला इलेक्ट्रॉन आपने स्पिन डाउन भरा, तो सारे के सारे आप क्या भरोगे, स्पिन डाउन ही भरोगे। और पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए ऑफ सेम स्पिन, ऑफ सेम स्पिन। जैसे देखो, अब देखो जैसे आपका 8th आया, 8th आया, जैसे ऑक्सीजन आया, 8th होता है ऑक्सीजन, Z इक्वल्स टू 8 की बात कर रहे हैं, कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने हैं। तो देखो 1s2 2s2 p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, अभी तो 3 ही गए हैं, तो क्या होगा 2p4 होगा। तो देखो 2p बनाना चाहें हम लोग, 2p बनाना चाहें, देखिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने फिल कर दिए, आपको चौथा इलेक्ट्रॉन भी फिल करना है। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता था कि पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो और सबकी स्पिन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल थे, हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, सबकी स्पिन भी मैंने क्या रखी है, सेम रखी है। तो अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, जो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा अब वो क्या करेगा, पेयर करेगा। तो बताओ ये करेक्ट है क्या, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। अच्छा जरा ये बताना, बताना क्या ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल ये भी करेक्ट है यार। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो फ्री है, वो फ्री है, वो बोल रहा है भैया अब हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हम आपका किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर सकते हैं, अब हम किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो और देखो, और देखो देखो है ना, अभी देखना भी और जो कॉन्सेप्ट होंगे वो और आपके डिस्कवर होंगे। जैसे फ्लोरीन, Z इक्वल्स टू 9, 9 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो 1s2 2s2 2p5, 2p5 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब देखो जैसे 2p5 बनाना चाहें तो आपके p सबशेल है, तो पहले तो कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिया आपने। अब क्या होगी, पेयरिंग होगी, 2 और इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तो ये 2 आपके ये पेयर हो गए, करेक्ट है, 2 आपके ये पेयर हो गए। अच्छा और देखो, एक सेकंड रुको, देखिए अब 10 ये क्या रहेगा आपका, नियॉन हो गया। Z इक्वल्स टू 10, मतलब आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखो 1s2 2s2 2p6, 2p6। तो देखो अब जरा 2p6 बनाना चाहें, 2p6 बनाना चाहें तो देखो ये रहेगा, पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल कर दो, ठीक है, बाकी 3 और इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो सबकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, सबकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, करेक्ट। अब यार यहाँ पे आपका एक और फंडा आता है, यहाँ पे आपका एक और फंडा आता है, वो फंडा होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। आपसे पूछा जा सकता है कि यार मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, कैसे सिंबलाइज करते हैं उसे, म्यू से सिंबलाइज करते हैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस टू bm। पहले तो ये समझो ये bm क्या है, bm क्या है, इसका यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट का bm क्या है, यूनिट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोहर मैग्नेटन, बोहर मैग्नेटन। अच्छा यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n भैया आपका शेल नंबर नहीं है ना, यहाँ पे n अलग है। तो देखो यहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो यहाँ पे आ जाओ, जैसे देखो यहाँ पे आ जाओ, सपोज करो हमको हर किसी का 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हमको क्या निकालना है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो ठीक है, जरा n फाइंड करो इसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। देखो अगर जैसे मैं 1s2 और 2s2 बनाऊं, जैसे देखो यहाँ पे आपका ये था 1s2 और ये था आपका 2s2, है ना, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p। ध्यान से देखो तो 1s में तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पेयर हुए में, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर हुए में ना, तो यहाँ पे तो आपको अनपेयर्ड मिलेगा नहीं। 2s में भी दोनों के दोनों पेयर हुए हैं, अनपेयर्ड मिलेगा नहीं। अच्छा क्या ये अनपेयर्ड है, बिल्कुल खाली पड़ा है ना, इकलौता सिंगल लौंडा चाहिए हमको।
है ना, सिंगल बंदा चाहिए। तो देखो ये कौन हो गया आपका अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड। कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 हो गए। तो अगर आपसे कोई म्यू पूछता तो कैसे निकालते? 3 इंटू 3 प्लस 2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटन। तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 5 रूट 15 बोहर मैग्नेटन। करेक्ट। अच्छा अब जरा इसका भी म्यू निकाल दो, इसका जरा एन निकाल दो, पहले अनपेयर्ड निकाल दो सबके, और फिर सबका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल दीजिए। देखो कैसे निकालोगे? देखो 1s2 और 2s2 उसमें तो मिलने नहीं आपको, 1s2 और 2s2 में तो आपको नहीं मिलना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। यहां पे देखो क्या ये अनपेयर्ड है क्या? नहीं, ये तो दोनों की पेयरिंग हो गई ना यार, ये तो दोनों की पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आपको मिलना नहीं, यहाँ पे तो अनपेयर्ड नहीं मिलना। अच्छा ये अनपेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, तो एन की वैल्यू कितनी है? 2। तो जो बोहर मैग्नेटन है उसके कितना आ रहा है? एन इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटन। तो 2 इंटू 4 तो रूट 8 बोहर मैग्नेटन। करेक्ट। जरा फटाफट निकाल दो। अब देखो इसमें तो केवल और केवल यही है अनपेयर्ड, लास्ट वाले ये अनपेयर्ड है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। तो जो म्यू है वो कितना आ गया? 1 इंटू एन प्लस 2। ठीक है, बोहर मैग्नेटन। तो कुछ नहीं है, कहता आ जाएगा रूट 3 BM आ जाएगा। करेक्ट। अच्छा अब इधर देखो 10 पे आपका कुछ भी 1s2 में अनपेयर्ड नहीं, 2s2 में अनपेयर्ड नहीं, 2p6 में भी अनपेयर्ड नहीं है, तो 0। तो 0 आते से ही म्यू की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। म्यू की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। सही है, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है, वो मैं चाहूँ तो यहीं पे चलो इंट्रोड्यूस कर देते हैं आप लोगों को, यहीं पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपकी टर्म आती है डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए डायामैग्नेटिक कौन होते हैं और पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं? ठीक है, डायामैग्नेटिक कौन होते हैं और पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं? देखिए डायामैग्नेटिक होते हैं हैविंग 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है, मतलब जो n था, n की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास एक भी नहीं होता है, सारे के सारे क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो क्या आता है? 0 आता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। एन की वैल्यू 0 हो गई ना यार, एन की वैल्यू 0 हो गई तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा? 0। पैरामैग्नेटिक होते हैं हैविंग at least 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मतलब अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो वो सब्सटेंस क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो सब्सटेंस क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो म्यू 0 नहीं आएगा, म्यू 0 नहीं आएगा। तो चलो ये चीज भी देख लो यार। अब जैसे पैरा और डाया में अगर हमें कैटेगराइज करना हो, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में हम लोगों को कैटेगराइज करना हो, तो यहाँ पे देखो 3 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। आई होप यार ये कलर विजिबल है, नहीं है विजिबल तो इसको ये चीज कर देते हैं, ये क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। ये क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। अच्छा यहाँ पे देखो एन की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये भी क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। पैरा लिख रहा हूँ है ना, पैरामैग्नेटिक के लिए पैरा लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। एक भी अनपेयर्ड आ गया ना तो वो क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। अच्छा यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या हो गया आपका? डायामैग्नेटिक। ये क्या हो गया आपका? डायामैग्नेटिक। करेक्ट है। चलो ये चीज सही है। अच्छा और देखो एक और आपकी चीज रहती है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और आपका जो फंडा रहता है वो रहता है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? जैसे देखिए जैसे ये था, मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, मैंने हीलियम लिख दिया। अब सपोज करो मेरे को लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मेरे को लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कौन से कलर से लिखें? चलो ऑरेंज से लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? मेरे को लिथियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने। ये 1s2 2s1 कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो लिथियम से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी है? लिथियम से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी है? कौन सी है आपकी? हीलियम है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 था। तो ये जो लिख रखा है आपने 1s2, क्या ये आपने हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहें तो लिथियम का ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम मतलब जो भी उसके जस्ट पहले वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और 2s1 ये आप लिख सकते हैं
ये आप लिख सकते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपने हीलियम लिख दिया ना, हीलियम और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब आपने हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हो, मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हो। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा था तो वो 2s1 लिख दिया। ठीक है, अब जैसे बेरिलियम का लिखना चाहूं तो बेरिलियम के जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आती है? हीलियम आती है ऑब्वियसली। तो देखो मैंने क्या लिखा, हीलियम लिख दिया। तो मैंने सपोज करो ऐसे लिख दिया तो मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 1s2 में फिल कर चुका हूं। अब मेरे को 2 और इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसे बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखो आप बोरॉन का लिखना, लिखो कुछ नहीं, बस इसके पहले आप नियरेस्ट नोबल गैस लिख रहे हो, कौन है वो? हीलियम है ना यार, हीलियम ये। अब आपने हीलियम इतना लिखने हैं, मतलब आपने 1s2 लिख दिया है, उसके बाद आपको 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं तो 2s2 2p1। करेक्ट है। कार्बन का लिखो तो हीलियम 2s2 2p2। करेक्ट। अब जैसे देखो नाइट्रोजन का लिखो तो कैसे लिखोगे आप? हीलियम 2s2 2p3 लिखोगे। ऑक्सीजन हीलियम 2s2 2p4 लिखोगे। करेक्ट। अब जैसे फ्लोरीन है, इसका लिखो हीलियम 2s2 2p5, और नियॉन है तो इसका लिखोगे, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हीलियम 2s2 2p6। करेक्ट है। अब देखो आगे बढ़ते हैं 10 तक तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े अच्छे से, बड़े आराम से लिखना आ गया है। अब देखो नेक्स्ट हम देखें तो जैसे 11th देखते हैं सोडियम। Z इक्वल्स टू 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो देखो फिल करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? 1s2 2s2 2p6। p में तो और नहीं आ सकता, p में तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 ही आ सकते हैं। अब देखो 2p के बाद कौन है, कौन बताएगा हमें? aufbau रूल बताएगा। देखो 2p के बाद कौन था? 3s था। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 3s में जाएंगे, मतलब s सबशेल में जाएंगे। देखिए क्या होगा इधर? 3s1। तो देखो 11 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं, बिल्कुल फिल कर चुके हैं। अच्छा, इसी को ही अगर मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखो ध्यान से देखो, सोडियम के पहले नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? नियॉन है। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p6। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? कंडेंस्ड फॉर्म। मतलब ये जो यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका है? नियॉन का है। तो इसको ऐसे सिंपली लिख दो, नियॉन, मतलब आपने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके। कैसे? 1s2 2s2 2p6 में। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s1 में। भर दिया। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ। देखो ना यार, सीधी बात है, आपका जो 1s2 है उसमें तो अनपेड मिलेगा नहीं, 2s2 है उसमें भी अनपेड नहीं मिलेगा, 2p6 उसमें भी नहीं मिलेगा ना यार। 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, पूरे के पूरे भर दिए। 3s1 अगर आप देखो तो ये रहा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अच्छा, स्पिन अप डाला मैंने, स्पिन डाउन डाल सकता था मैं? बिल्कुल डाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। बोर जो आपको अगर वो पूछता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ तो बता देंगे यार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं फटाफट से आपको 11 से लेके 18 तक के फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूं। जैसे देखो 12 कौन है आपका? मैग्नीशियम है ना। आपको 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो कैसे फिल करोगे? देखो 1s2 2s2 2p6 और इधर 3s2 चले जाएगा। या फिर इसको चाहो तो और कैसे फिल कर सकते हो? नियॉन लिख दो। नियरेस्ट नोबल गैस तो कौन सी है? नियॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, 2 और फिल करने तो 3s2। करेक्ट। 13 देखो कौन है आपका? एल्यूमिनियम है ना। अभी याद होने चाहिए इस लेक्चर के बाद आपको एटलीस्ट z इक्वल्स टू 30 तक तो इलेक्ट्रॉन्स याद होने चाहिए। z इक्वल्स टू 30 तक तो आपको इलेक्ट्रॉन्स और जो एलिमेंट्स है वो याद होने चाहिए। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो 12 बढ़ लिए। 3s के बाद कौन आएगा? कौन बताएगा? aufbau भैया बताएंगे, है ना। देखो कौन है? 3s के बाद कौन है? 3p है। कौन है? 3p। चलो भैया देखिए, है ना, आराम से सीख रहे हैं, सारी चीजें कवर कर रहे हैं ना। तो क्या जाएगा? 3p1 जाएगा। चाहो तो इसे कैसे लिख सकते हो? यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियॉन की है, तो नियॉन 3s2
3p1। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट चाहो तो सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो क्या होगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। करेक्ट। कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो नियॉन 3s2 3p2। सही है ना? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितने? 15 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3। करेक्ट। अच्छा, कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहो तो नियॉन 3s2 3p3। अच्छा, सेम फंडा रहेगा। जैसे 3p3 है तो इसको अगर आप लोग बनाना चाहो, आपकी इच्छा हो रही है 3p3 बनाने की, तो कैसे बनाओगे? हर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, किसका? सेम स्पिन का। ये स्पिन अप भी हो सकता है, स्पिन डाउन भी हो सकता है, लेकिन सबकी स्पिन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना? ये तभी तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, तभी तो स्पिन क्या होगी? मैक्सिमम आएगी, स्पिन कैंसिल नहीं होगी। नेक्स्ट कौन है? सल्फर भैया हैं। कितने? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहो तो नियॉन 3s2 3p4। सही है। नेक्स्ट देखो क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और जैसे नियॉन 3s2 3p5। करेक्ट है, बताइए, है ना? अच्छा, 18 कौन है आपका? एर्गन। 18 कौन है? एर्गन। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। p कहां तक जाता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है। कंडेंस फॉर्म लिखें तो नियॉन 3s2 3p6। सही है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब 19 कौन है आपका? पोटेशियम भैया है। 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखो जरा 3p के बाद कौन आएगा? कौन बताएंगे? आओ बाबू भैया बताएंगे। 3p तो पूरा भर लिया ना, 3p6 तक पहुंच गए, मैक्सिमम पहुंच गए। 3p के बाद पता है कौन आता है? 4s आता है। देखिए यहां पे देख रखा है हमने, कौन आता है? 4s आता है। अब देखिए यहां पे आ जाओ पोटेशियम भैया। देखो ये रहा। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। इसका कंडेंस फॉर्म लिखना चाहें तो अब पोटेशियम के पहले कौन सी नोबल गैस है? एर्गन है यार। तो ध्यान से देखो तो यार यहां तक 18 तक ये हमने एर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। तो उसको चाहो तो कैसे लिख सकते हो? एर्गन 4s1 लिख सकते हो, 4s1 लिख सकते हो। ठीक है। अब जैसे देखें हम नेक्स्ट कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में एक और इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, तो ये क्या होगा? 4s2 हो जाएगा। कंडेंस फॉर्म लिखना चाहें तो इसको एर्गन लिख लो, इसको 4s2 लिख लो। ये लिख दिया कंडेंस फॉर्म। करेक्ट है। 20 तक तो यार बड़े आराम से, बड़े अच्छे से लिखना आ चुका है। ध्यान से देखो तो यार 4s भी पूरा भर चुका है, 4s भी भर चुका है। 4s के बाद कौन आता है? 3d। कौन आता है? 3d। अब देखिए, अब जो मैं लिखने वाला हूं 21 से लेके 30 तक वो इंपॉर्टेंट है यार। 21 से लेके 30 तक वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यार सवाल यहां से पूछा जाता है। मेजॉरिटी जो आपके सवाल रहेंगे वो यहीं से ही पूछे जाएंगे। जो आपके z इक्वल्स टू 21 से 30 हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे यार कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर भी आने वाला है, उसको भी हमको कवर करना है। ध्यान से देखो, हम लोग एक एक करके देखते रहते हैं। पहले 21 देखते हैं। 21 है आपका स्कैंडियम। 21 है स्कैंडियम। ठीक है। Sc कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको? 21 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। ठीक है। 4s पूरा भर चुका। देखो 4s के बाद कौन है? देखिए 4s के बाद कौन है? 3d। ठीक है। अच्छा, डी सबशेल है। तो देखो कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल है। डी सबशेल है तो कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल है। अब आ जाओ, यहां पे आ जाओ। स्कैंडियम से भरना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, देखो अब कंडेंस फॉर्म ही लिखूंगा मैं डायरेक्ट, है ना? कंडेंस फॉर्म ही लिखूंगा। तो देखो मैंने एर्गन ऐसे लिख दिया। एर्गन तो मतलब मैंने 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। बताना जरा, 18 फिल कर दिए यार। ठीक है। उसके बाद मेरे को 3 और फिल करने हैं। तो देखो पहले किसमें जाएंगे? 4s2
फिर किस में आएगा 3D1 में। अब मैं आपको जरा 3D1 दिखाना चाहता हूं। 3D है, पहली बात तो कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो पहले तो ये 5 ऑर्बिटल बना दो, ये पहले तो 5 ऑर्बिटल बना दो। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहां जाएगा, यहां जाएगा, करेक्ट है क्या? ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह अगर सपोज करो ऐसा कुछ लिख रखा है, सपोज करो इसकी जगह ऐसा लिख रखा है, क्या ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है यार। पहला इलेक्ट्रॉन स्पिन अप भी जा सकता है, स्पिन डाउन भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा बताना ये करेक्ट है क्या, ये करेक्ट है क्या? तो ये भी करेक्ट है। पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं, पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल हैं वो सबके सब सेम एनर्जी के हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, ये भी करेक्ट है। हालांकि हम लोग जो कन्वेंशन है, जो रूल कन्वेंशन है एक तरीके से जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वो क्या है, यही है, स्पिन अप डालो और पहले ऑर्बिटल में डालो। अच्छा लगता है ना यार, पहले दूसरे तीसरा ऐसे ही भरेंगे ना यार, और स्पिन अप डालते हैं हम लोग, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर आपसे सपोज करो अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछता है n की वैल्यू, तो देखो ये आपने लिख दिया तो इसका मतलब यहां पे तो कोई भी अनपेड नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां पे तो कोई भी अनपेड नहीं है ना, ठीक है। 4s2 अनपेड है क्या, कोई नहीं है। s ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर रखे, दोनों की क्या हो गई होगी, पेयरिंग हो गई होगी। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, अनपेड है, तो n इक्वल्स टू व्हाट, 1। यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। क्लियर है, ये चीज सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कैंडियम 21। सेकेंड होता है आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है, ये हो गया आपका Ti। कितने आपको 22 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 22 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो कैसे फिल करोगे, एर्गन, देखो एर्गन 18 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, बिल्कुल। 4s2 20 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, फिर क्या जाएगा, 3d2 जाएगा, 3d2 जाएगा। बताइएगा जरा क्या सही है क्या गलत है, आपसे पूछता हूं मैं। देखिए क्या ये चीज सही है क्या, नहीं। 5 ऑर्बिटल हैं यार, आपको हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले फिल करना है, तो ये चीज तो गलत है, ये चीज गलत है। अच्छा ये चीज सही है क्या, ये चीज सही है क्या, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉन डालोगे उस सब की स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर पहले आपने स्पिन अप से कर दिया है तो भी आप क्या करोगे, स्पिन अप ही। सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आपको डालना है और सबकी स्पिन क्या रखनी है, सेम रखनी है, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। टाइटेनियम समझ में आ गया है। अब देखो नेक्स्ट आपका वेनेडियम 23 क्या है, वेनेडियम। बच्चा याद रखने है ना, सारी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। इसको 20 से सिंबलाइज करते हैं, 23 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। देखो क्या होगा, एर्गन 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, बिल्कुल। अब 4s2, अब 3d3, 3d3। अच्छा देखो जरा, देखो कैसे करेगा, ये रहा 3d3। देखो हर किसी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल है ना, हर किसी ऑर्बिटल में एक 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 इलेक्ट्रॉन दे दो और सबकी स्पिन क्या रखो, सेम रखो, सबकी स्पिन क्या रखो, सेम रखो। अच्छा ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो, यहाँ पे देखो ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है। 4s2 में तो अनपेड होगा नहीं, एर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन में अनपेड होगा नहीं। n कितने आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे n कितना आ रहा है, 3। ये तीनों के तीनों क्या है, अनपेड है ना, तो n कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्रोमियम, नेक्स्ट है आपका क्रोमियम, ठीक है। इसको हम लोग Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, यहाँ पे 1 सेकेंड, वेनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको करेक्ट कर लो। देखिए यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन है। अब हमको क्या लिखना है, क्रोमियम का लिखना है। क्रोमियम बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं। फिल करो यार जरा, वीडियो पॉज करके फिल करो। कैसे करोगे, एर्गन है ना 4s2, अब क्या करोगे 3d4 करोगे आप लोग, 3d4 करोगे तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये आपका जो क्रोमियम है ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन है। कायदे से तो क्या होना चाहिए था, जैसे वेनेडियम में 3d3 है तो ऑब्वियसली यार क्रोमियम में क्या होना चाहिए था, 3d4 होना चाहिए था, 3d4 होना चाहिए था। ऐसे करके एक एक करके बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर आती है, ये गलत है ना, ये आपको कभी भी नहीं लिखना है। इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एर्गन, एर्गन 4s2, सॉरी एर्गन, इसका जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है एर्गन 4s1 3d5। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। ये चीज आपकी करेक्ट है, ये चीज आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो हमेशा यही लिखिएगा ना, यही चीज करेक्ट है।
गलत मत समझ लीजिएगा, ये रॉन्ग है ना, इसको काट लो, चाहो तो इसको काट दो, ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट क्या है, ये है क्रोमियम का, ये एक्सेप्शन है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम लोग बात करेंगे, क्यों हो रहा है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा जरा अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें, जैसे मैं 4s1 बनाना चाहूं तो ये बनेगा 4s1, देखो बिल्कुल। 3d5 बनाना चाहूं, 3d5 बनाना चाहूं, मतलब जो डी सबशेल है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सबकी स्पिन क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, देखो ये भी अनपेड है, ये भी सारे अनपेड है, सब अनपेड है, तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। n इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक्सेप्शन है, ये क्या है आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। अच्छा और देखो, अभी देखते हैं ना, बात करते हैं इसकी कि एक्सेप्शन क्यों आ रहा है। ये 25 देखो, कौन है ये, मैंगनीज, कौन है ये, मैंगनीज, ठीक है। Mn कितने, 25 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो यार ये एक्सेप्शन नहीं है, अब आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, जो एक्सेप्शन बिहेवियर रहेंगे वो मैं आपको अपने आप बता दूंगा, ठीक है। अब इसको आप लोग फिल करने की कोशिश करो, कैसे करोगे, एर्गन 18 बढ़ लिए, उसके बाद किसमें आता है 4s2, तो देखो 20 हो गए, 3d5 करेक्ट। 3d5 जरा बनाना, 3d5 जरा बनाइए, देखो ये 1 2 सबकी स्पिन क्या रखेंगे हम, सेम रखेंगे। अच्छा 4s2 भी बना दो, देखो ये 4s2 भी बनाना चाहो तो ये बना दो, सबके दोनों को पेयरिंग कर दो, ये क्या हो गया 4s, ये क्या हो गया 3d करेक्ट। जरा अनपेड इलेक्ट्रॉन बताइए, जरा अनपेड इलेक्ट्रॉन बता, 4s में तो अनपेड है नहीं, दोनों के दोनों क्या हो गए पेयरिंग। 3d में देखो पांचों के पांचों क्या है अनपेड, तो यहाँ पे n क्या है 5 है, यहाँ पे n क्या है 5 है करेक्ट, सही है। अच्छा 26 आयरन, सिंबल Fe, सिंबल Fe, कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 26 इलेक्ट्रॉन बनने, जरा करो फिल करो, फिल करो। एर्गन, एर्गन 4s2 3d6, यही होगा ना, 4s2 3d6 होगा, ठीक है। जरा ये देखो 3d6 देखो, देखिए देखो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, तो पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिटल में फिल कर दो, हर किसी ऑर्बिटल में फिर दो। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, कहीं पे भी कर सकता है, लेकिन कन्वेंशनली हम क्या करेंगे, यहां पे पेयरिंग करा देंगे करेक्ट, ठीक है। पहले तो हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, सबकी स्पिन क्या रखोगे, सेम रखोगे। जो छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। यहाँ पे देखो जरा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखो, देखो ये अनपेड है, ये कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन करेक्ट, सही है। चलो नेक्स्ट देखो 27 देखो, कोबाल्ट, किसकी बात कर रहे हैं, कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, कितना Cu, 27 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। एर्गन 4s2 3d7, देखो ना 4s2 में 20 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, 7 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 3d में जाएंगे, कहां जाएंगे, 3d में जाएंगे। देखो अब देखिए, देखो ये एक एक करके सबको पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन डाल दो स्पिन सेम के साथ, और फिर इन दो की पेयरिंग कर दो, इन दो की पेयरिंग कर दो। अब बस देख लो यार, देख लो कितने अनपेड है, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है, एन कितने हैं आपके 3 है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए करेक्ट, करेक्ट। अब देखो 28 कौन है, निकिल भैया, कौन है, निकिल भैया हैं, यस कितने 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 28 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। एर्गन, एर्गन 4s2 20 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, बिल्कुल। फिर 3d8, 3d8 जरा बना दो भैया, 3d8 जरा बना दीजिए 3d8, ठीक है। कैसे, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिटल में डाल दो, अब पेयरिंग कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये 3 पेयरिंग हो जाएगी। अनपेड देखो कितने हैं, अनपेड देखिए कितने हैं, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है, तो एन कितना 2, अनपेड कितने हैं 2 हैं, बिल्कुल। अब नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है आपके कॉपर भैया, नेक्स्ट कौन है आपके कॉपर भैया, Cu कितने 29 इलेक्ट्रॉन, 29 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे फिल करोगे, एर्गन 4s2 3d9, ये करोगे, ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। जो भी मैंने ऑरेंज पेन से लिखे हैं, देखो क्रोमियम भी ऑरेंज से लिखा था, ठीक है, कॉपर भी ऑरेंज से लिख रहे हैं, ये कौन है आपके एक्सेप्शन बिहेवियर है। z इक्वल्स टू 30 तक हमको पढ़ना है, तो z इक्वल्स टू 30 तक 2 ही एक्सेप्शन है आपके, कौन कौन से, क्रोमियम था एक और एक है कॉपर, तो ये तो भैया गलत है, ये गलत है। इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एर्गन, एर्गन 4s1 3d10, ये करेक्ट है,
ये करेक्ट है। अभी बात करते हैं दोनों एक्सेप्शनल बिहेवियर की, बात करेंगे बिल्कुल आराम से, एक एक चीज अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको 4s1 बनाना चाहूं तो ये रहा 4s1, ये एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया। 3d10 बनाना चाहें हम लोग, देखिए 3d10 बनाना चाहें तो देखो ये रहा, पहले तो एक 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 इलेक्ट्रॉन सबको दे दो, बिल्कुल दे दो, उसके बाद ऐसे पेयरिंग कर दो, ऐसे उसके बाद पेयरिंग कर दो, करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये चीज आपकी हो गई एक्सेप्शनल बिहेवियर है, यहाँ पे ये चीज एक्सेप्शनल बिहेवियर है। 4s1 3d10 कायदे से क्या होना चाहिए था, 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी बात करने वाले हम लोग, ठीक है। अभी केवल आप लोग एक्सेप्शनल बिहेवियर देखिए, ये रहा आपका एक्सेप्शनल बिहेवियर। अच्छा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो ये वाला अनपेड है बिल्कुल, बाकी 3d10 में तो यार सारे के सारे क्या है, पेड हैं। अनपेड कितना है, एक है, ये रहा आपका अनपेड। चलो और देखो लास्ट कौन सा है आपका, जिंक है। लास्ट कौन सा आपका, जिंक है, Zn बोलते हैं जैसे हम लोग। 30 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, 30 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो एर्गन 4s2, ये एक्सेप्शन नहीं है ना, केवल दो ही एक्सेप्शन थे, 4s2 3d10 था ना। तो बना लोगे 3d10, यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या आएंगे, 0 आएंगे। देखो ना यार, 4s भी कंप्लीट फिल हो गया, 3d भी कंप्लीट फिल हो गया, तो 0 0। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों आया यार। क्रोमियम का आया, एक दो क्रोमियम का आया, और आपका किसका आया, कॉपर का आया, है ना। जो अब हमारा टॉपिक है वो ये यही है, हमको ये समझना है कि एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। तो देखो 2 पॉइंट लिखेंगे यहां पे हम लोग, 2 पॉइंट लिखेंगे। क्रोमियम इज स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। देखिए क्रोमियम इज स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअल में जो करेक्ट वाली है वो कौन सी है, एर्गन 4s1 3d5 है, 4s1 3d5 है। जैसे देखो क्रोमियम की मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या थी, देखिए ऑरेंज में ही लिखते हैं, क्रोमियम की क्या थी, एर्गन 4s1 है और 3d5 है। अगर मैं 3d5 यहां पे बनाना चाहूं, यहां पे 3d5 बनाना चाहूं तो यहां पे क्या है, क्या यहां पे ये हाफ फिल्ड है। जैसे 3d में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं, तो यहां पे कितने हैं, 5 हैं, यहां पे कितने हैं, 5 हैं। तो क्या ये हाफ फिल्ड है, जो 3d ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड जो आपके ऑर्बिटल्स रहते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। क्यों रहती है अभी बात करने वाले हैं, पर इतना समझो कि जो क्रोमियम है वो स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और स्टेबिलिटी उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए वो स्टेबल है। अच्छा और देखो, अब जैसे जो नेक्स्ट एक्सेप्शन कौन सा था आपका, कॉपर है ना। तो कॉपर क्यों है स्टेबल, कॉपर इज स्टेबल ड्यू टू फुली फिल्ड, कॉपर इज स्टेबल ड्यू टू फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कॉपर इज स्टेबल ड्यू टू फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जैसे देखो यार कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 4s1 3d10। तो जो आपका डी ऑर्बिटल है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 10 ही आ गए हैं, पूरा का पूरा भर गया डी। तो डी में क्या पहुंच गया, फुली फिल्ड पहुंच गए हो। डी में आप कहां पहुंच गए हो, फुली फिल्ड स्टेबिलिटी में पहुंच गए हो। जो आपका कौन है, कॉपर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एर्गन 4s1 3d10 है, 3d10 है। तो आपका जो डी सबशेल है, जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो गए हैं, पूरे के पूरे फिल कर गए हैं। तो ये भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जो आपकी स्टेबिलिटी रहती है वो किसकी वजह से रहती है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की वजह से। तो हाफ फिल्ड भी आपके स्टेबल होते हैं, फुली फिल्ड भी आपके स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब यही आ रहा है दिमाग में यार, ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल क्यों होते हैं भैया, जरा ये बताना। ये समझ लिया हमने कि यार हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये तो बताइए, है ना। अब हम यही लिख रहे हैं कि रीजन फॉर हाफ फिल्ड एंड
फुली फिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर आपके ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं या फुली फिल्ड हैं तो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब वो क्यों स्टेबल होते हैं, जैसे हम देखो डी में ही अगर बात करें तो जो आपका हाफ फिल्ड था वो कौन सा था, D5 था। क्रोमियम में देखो ये था आपका, देखिए ये था आपका, ये क्या था आपका, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड था। ठीक है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या था, D5 था। अगर मैं इधर फुली फिल्ड की बताऊं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की मैं अगर आपको कहानी बताऊं, देखो देखिए ऐसा कुछ, देखिए ये आपका हो गया फुली फिल्ड, ये आपका हो गया फुली फिल्ड, करेक्ट। अब ये स्टेबल क्यों है, स्टेबल क्यों है, सबसे पहला पॉइंट तो यार ये होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बहुत सिमेट्री है यार। 5 ऑर्बिटल हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया यार, बहुत बढ़िया सिमेट्री है। 5 ऑर्बिटल हैं यार आपके पास, है ना, और उसमें सब में दो डाल दिया, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करा यार। ऐसा नहीं करा कि यार एक ऑर्बिटल को खाली छोड़ दिया है या एक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिमेट्री है। जैसे D5 में देखें तो सब में एक है, D10 में देखें तो सब में दो हैं, तो क्या है आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपके हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेकंड क्या है, सेकंड है आपकी एक्सचेंज एनर्जी। अब यार इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, देखिए सेकंड रीजन होता है आपका एक्सचेंज एनर्जी। मतलब देखो जैसे मैं अगर आपको D5 कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं आपको ऑर्बिटल्स फिल करना बताऊं, जैसे ये है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, देखो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं। बहुत ध्यान से यार सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में पोजीशंस एक्सचेंज करते रहते हैं। इसका मतलब जैसे देखो ये D5 मैंने लिख दिया है, जो हर किसी ऑर्बिटल है, जैसे कितने ऑर्बिटल हैं यहाँ पे, 5 ऑर्बिटल हैं, क्या हर किसी की एनर्जी सेम है, बिल्कुल सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे यार क्या होता है, जैसे मैं ये इलेक्ट्रॉन लूं, पहला वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ लूं, अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। ऐसे ही सिमिलरली पहला वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड के साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, 4 के साथ भी कर सकता है, 5 के साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्या करते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं। अगर एनर्जी सेम है सब किसी ऑर्बिटल की तो इलेक्ट्रॉन को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, वो कोई से भी ऑर्बिटल में जा सकता है ना, तो वो अपनी पोजीशन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पहले देखो यार कितने एक्सचेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करो मैंने पहला वाला आपका इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, तो ये किसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, बिल्कुल 1 और 2 एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ऐसे ही सिमिलरली 1 और 3 भी एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली 1 और 4 भी एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली 1 और 5 भी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। अरे बात समझ में, मतलब एक को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने पकड़ लिया और अपनी पोजीशन एक्सचेंज देखी, 1 2 के साथ कर सकता है, 1 3 के साथ भी कर सकता है, 1 4 के साथ भी कर सकता है, 1 5 के साथ भी कर सकता है। करेक्ट है, ठीक है। तो कितने एक्सचेंज आए आपके, 4 एक्सचेंजेस आए। कितने एक्सचेंजेस आए, 4 एक्सचेंजेस आए इसमें, सही है। अच्छा अब ध्यान से हम लोग देखें, सपोज करो ये रहे आपके ऑर्बिटल्स, ये रहे आपके ऑर्बिटल्स, ये रहे आपके ऑर्बिटल्स। अब क्या करें, सेकंड इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं। अब इसको देखते हैं यार ये कितने को एक्सचेंज कर सकता है, ये कितने को एक्सचेंज कर सकता है। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो आपका फर्स्ट के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आप ये चीज ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। जब आपने 1 को पकड़ा था और 2 के साथ पोजीशन एक्सचेंज करी थी तो आपने वो काउंट कर लिया था ना 1 2 वाला। तो अब आप ये काउंट नहीं करोगे, वापस से थोड़ी ना यही चीज काउंट करेंगे। 2 को 1 के साथ एक्सचेंज कर लें तो ये तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो ना। जब 1 और 2 को एक्सचेंज कर रहे थे तो मतलब दोनों को एक्सचेंज कर दिया आपने, तो वो चीज आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। अब केवल आगे वाले देखोगे, मतलब 2 का किसके साथ एक्सचेंज कर लो, 3 के साथ कर लो, 2 के साथ किसके साथ कर लो, 4 के साथ कर लो, 2 के साथ किसके साथ कर लो, 5 के साथ कर लो। मतलब कितने एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज आ रहे हैं। 2 के साथ 1 का क्यों नहीं एक्सचेंज काउंट करा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, पहले ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा और देखो देखिए, ठीक है
देखो अब मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाला हूं, ये मेरा रहा थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब पहले वालों को मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, अब क्या करूंगा, थर्ड की फोर्थ के साथ एक्सचेंज कर लो, थर्ड की फिफ्थ के साथ एक्सचेंज कर लो, तो कितने एक्सचेंजेस, 2 एक्सचेंजेस आ रहे हैं, करेक्ट। ऐसे ही जो लास्ट रहेगा, ठीक है, जैसे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब कैसे, कौन से इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो। अब किसको पकड़ लो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को पकड़ लीजिए। तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपने ये पकड़ लिया, अब आपने इसको इसके साथ एक्सचेंज करा, ठीक है, तो ये कितना आया, एक एक्सचेंज आया। तो अगर टोटल हम ध्यान से देखें तो देखो लास्ट तो बनाने की जरूरत नहीं है, फिफ्थ वाला तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो हर किसी के साथ, ठीक है। टोटल हम लोग ध्यान से देखें तो जरा ऐड करो, कितने एक्सचेंजेस आ रहे हैं, 10 एक्सचेंजेस आ रहे हैं। कितने एक्सचेंजेस आ रहे हैं, 10 एक्सचेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो आपका, ऐसे ही फुली फिल्ड के लिए भी निकाल सकते हैं, मैंने अभी आपको हाफ फिल्ड के लिए निकाल के दिखाया, ऐसे ही हम लोग फुली फिल्ड की तरह भी निकाल सकते हैं। तब होता क्या है इन एक्सचेंजेस से, ये समझना पड़ेगा। एक्सचेंजेस से होता क्या है, तो क्या होता है यार, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं पोजीशन, तो हर एक एक्सचेंज पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होएगी उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी आती है। देखो यार, ये फंडा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। तो जो आपकी स्टेबिलिटी होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जैसे यार इस चीज को मैं प्रूव भी कर सकता हूं, इस चीज को देखो प्रूव करते हैं ना, डेली लाइफ एग्जांपल से प्रूव करते हैं, ये चीज हम लोग बहुत डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ने वाले हैं। कैसे, जैसे सपोज करो ये रहा पेन का ढक्कन, ध्यान से देखना यार, अभी मजा आने वाला है ना। ये रहा आपका पेन का ढक्कन, मैंने इसे छोड़ा, ये नीचे चले गया, मैंने ऐसे, चलो कैच कर रहा हूं, है ना, मैंने इसे छोड़ा, ये इसे नीचे चले गया, गिर गया है, अरे यार एक, हाँ जी, है ना। देखो क्या करा, मैंने इसे छोड़ा और ये यहां पे इधर अपने आप नीचे चले गया। इसका रीजन क्या है, सोचो। आप लोग बोलोगे भैया ग्रेविटी है ना, भैया ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया ये, है। जैसे कोई सी भी यहाँ पे बॉल, ये ग्राउंड है ना, ये कोई सी भी यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे आपके ने कोई सी भी बॉल ली, और ये बॉल आपने छोड़ दी, तो ऑटोमेटिकली बॉल क्या होती है, नीचे ग्राउंड पे आ जाती है, ठीक है। टिप्पा खा के रुक जाती है, वो अलग बात है, पर नीचे अपने आप ग्राउंड पे आ जाते हैं। उसका रीजन क्या है, आप लोग बोलोगे ग्रेविटी नहीं है यार रीजन, मतलब ग्रेविटी तो फोर्स है जो उसको नीचे खींच रहा है, लेकिन वो आ क्यों रही है, ताकि उसकी एनर्जी कम हो सके। देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं, सपोज करो अगर ये हाइट पे है, ये h हाइट पे, तो क्या इसकी यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ये सब आप चीजें फिजिक्स में सीखते हो, जैसे आप लोगों को मे भी पता हो। जैसे इसका मास m ले लेता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख सकता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता हूं, mgh। और यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। ग्राउंड पे मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहा हूं, 0 मान रहा हूं। तो किसी हाइट पे है वो, तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूं वो नीचे आके रुक जाता है, तो वो कहां चले जाता है, जहां पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों जा रहा है वो, क्योंकि उसकी एनर्जी अगर सबसे कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। इस दुनिया में हर कोई सब्सटेंस कहां जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। और अगर वो उसको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो उसको अपनी एनर्जी सबसे मिनिमम करनी पड़ेगी। तो इस पेन के ढक्कन की इस हाइट पे, जैसे h हाइट है, तो इसकी अभी कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, mgh है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, इसको स्टेबिलिटी बढ़ानी है यार, मतलब अपनी एनर्जी क्या करनी है, मिनिमम करनी है। तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये सबसे क्या करा, नीचे आ गया। अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। जीरो एनर्जी हो गई, मतलब एनर्जी मिनिमम हो गई, है ना। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हर कोई सब्सटेंस इस दुनिया में कहां जाना चाहता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब मिलती है आपको, जब आपकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो यही यार यहां पे बात करी जा रही है कि जैसे ही आपके एक्सचेंजेस होंगे तो हर किसी एक्सचेंज के साथ एनर्जी रिलीज होएगी, ठीक है। देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस रहेंगे
हर किसी एक्सचेंज के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस रहेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी रिलीज होगी। हर किसी एक्सचेंज के साथ एनर्जी रिलीज होती है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस रहेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज रहेगी, और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, चली गई ना एनर्जी चली गई तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड, एंड देयरफॉर एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतनी एनर्जी कम हो जाएगी, एंड देयरफॉर स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। आई है बात समझ में, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर किसी एक्सचेंज के साथ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, चले गई एनर्जी, तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ गई। तो इनका जो, ध्यान से सुनो, क्रोमियम और कॉपर है, उसका रीजन क्या है, हाफ फिल्ड है क्रोमियम का, और कॉपर का क्या है, फुली फिल्ड है। तो होता क्या है इस हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में, एक तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये रीजन है, और इनमें एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है, एक्सचेंजेस सबसे ज्यादा आते हैं। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस आएंगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी यार ये जो क्रोमियम और कॉपर है, जो आपका ये क्रोमियम है ना, और ये जो कॉपर है, तभी यार ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर मान लो हम लोग कायदे से चलते तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, 4s2 3d4 होता, और कायदे से चलते तो 3d4 के अगर आप एक्सचेंजेस बनाओगे तो कम आएंगे एक्सचेंजेस, है ना। तो उसको क्या करने हैं, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो अपने एक्सचेंजेस बढ़ा देता है ताकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सके और स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो इसलिए वो क्रोमियम ये वाला फॉलो करता है। ऐसे ही जैसे कॉपर है, जब आप 3d9 के एक्सचेंजेस बनाओगे तो आपके एक्सचेंजेस कम आएंगे, तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। इसलिए वो क्या प्रेफर करता है, 3d10 कर लेते हैं ताकि हमारे एक्सचेंजेस बढ़ जाएं, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, क्लियर है। ये रीजन है आपका, ये रीजन है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी क्यों होती है और फुली फिल्ड स्टेबिलिटी क्यों होती है। ये बेसिक रीजंस होते हैं, ठीक है। अब देखो यार, अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली है वो किसकी निकाली है, न्यूट्रल एटम्स की निकाली, Fe की निकाली, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, सबके सब क्या थे, न्यूट्रल थे, सबके सब क्या थे, न्यूट्रल थे। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस की निकालो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, मतलब जैसे सपोज करो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है Fe+2 की, बताओ। चलो सोचो, फिर मैं बताऊंगा यार, आप लोगों को सोचिए। बताओ कैसे करोगे। पहले यार इसका तरीका है लिखने का, क्या करो, पहले आप न्यूट्रल Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब तक तो याद ही नहीं हुई होगी है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो चाहो तो यार देख लेना आप लोग। जैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 26 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 26 इलेक्ट्रॉन। तो आर्गन 4s2 3d6, ये है 4s2 3d6। अब यार आपको +2 करना है, Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये तो मैंने न्यूट्रल Fe की लिखी है, मेरे को Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम आउटर शेल फर्स्ट। अगर मैं जैसे लिखना चाहूँ यहाँ पे एक पॉइंट, जैसे एक मैं यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ, बिल्कुल। देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, मतलब आपको जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फर्स्ट बाय आउटर ऑर्बिटल्स। आपको इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल, समझ लो आउटर शेल, आपको इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करने हैं वो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करते हो, आउटर से ही रिमूव करते हो, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो उनको बाहर निकालना सबसे आसान होता है, जिसे हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, आउटर शेल बोलते हो, वैलेंस शेल भी। तो यार यहां पे जो मेरे को Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, सबसे बड़ी दुविधा क्या है, जो मेरे को Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सबसे बड़ी दुविधा आपके दिमाग में भी क्या आ रही है, बताओ मेरे साथ, शेयर करिए, मैं बताऊं क्या आ रही है। यही आ रही है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स आपको 2 निकालने हैं वो कहां से निकालूं, 4s से निकालूं या 3d से निकालूं, क्योंकि भाई देखने में तो लग रहा है कि यार 3d से निकाल लेते हैं,
देखने में तो लग रहा है कि यार 3D से निकाल लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे ध्यान से देखो, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये आपका पहला शेल, ठीक है, ये आपका दूसरा शेल, ये आपका दूसरा शेल, ये आपका तीसरा शेल, ठीक है, ये आपका चौथा शेल, ये आपका चौथा शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। अभी हमने ये देखा कि यार इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करोगे आउटर शेल से रिमूव करोगे, ठीक है। हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ध्यान से देखो, लॉजिक के साथ समझा रहा हूं आप लोगों को, वरना चाहूं तो केवल रटा भी सकता हूं कि यार देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं पहले, है ना, लॉजिक के साथ समझो। जैसे हमारा ये कंफ्यूजन है कि यार मैं जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा 4s से निकालूंगा 3d से निकालूं। अब देखो 3d यहां पे ये जो शेल नंबर है वो कौन सा है, 3 है ना यार, 3d कौन से शेल में है, 3rd शेल में, और 4s कौन से शेल में है, 4 शेल में। तो जो आपका 3d प्रेजेंट रहेगा ये है ना आपका n = 3, जैसे आपका ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो आपका जो 3d रहेगा वो कहां रहेगा, यहां रहेगा। जो 3d होगा वो कहां होगा, यहां पे होगा, 3rd सब शेल में होगा आपका, ठीक है, 3rd शेल में होगा आपका 3d। 4s कहां होगा, 4s आपका होगा यहां पे बाहर, 4th शेल में होगा ना 4s। तो अब दिमाग चलने लगेगा, यस। अब आपको अब बताओ, इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, तो बताइए आप लोग कहां से निकालोगे, 3d से निकालोगे या 4s से निकालोगे। हमेशा आउटर शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकालोगे, 4s से निकालोगे ना यार, क्योंकि वो दूर है, वो दूर है, ठीक है। तो 3d तो 3rd शेल में प्रेजेंट है, 4s आपका 4th शेल में प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एर्गन, एर्गन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने ना, तो 3d से तो कुछ भी नहीं निकालो आप, 3d 6 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालो, 4s 0 हो जाएगा, यस। ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालने हैं, 4s से निकालने हैं। जैसे देखो अभी देखो और कंफ्यूजन आपका क्लियर होएगा। जैसे देखो 3d6 बनाना चाहें, 3d6 बनाना चाहें तो देखो ये 5 ऑर्बिटल 3d6 बनाना चाहें तो ये रहा आपका एक ऑर्बिटल तो सब में डाल दो और फिर एक इसमें डाल दो, 3d6। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और 4s0 तो ये रहा 4s0 है ये, और ये क्या आपका 3d6, ठीक है। अच्छा अब कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि भैया अगर Fe+3 हो, जरा इसका बताना, Fe+3 हो, जरा इसका बताना, इसका कैसे करेंगे। चलो भैया पहले हमेशा न्यूट्रल का लिखना सीखो, पहले हमेशा न्यूट्रल का लिखना सीखो। कैसे, एर्गन 4s2 3d6, पहले न्यूट्रल का लिख दिया। अब आपको निकालना है Fe+3 का, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 निकालने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किससे निकलेंगे, आउटर शेल से। तो अभी हमने देखा कि 4s 4th शेल में प्रेजेंट है, 3d 3rd शेल में प्रेजेंट है, तो पहले मैं कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, 4s से। कितने निकालूं, 2, जितने हैं उसके पास। मेरे को टोटल में तो यार 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, ठीक है। तो 4s से तो कितने निकाल लो, 2 निकाल लो। तो 4s से तो मैंने 2 निकाल लिए। कैसे निकाल लिया मैंने, 4s 0 कर दिया से, 2 के 2 निकाल दिए। अभी मेरे को एक और निकालना है, अब मजबूरी में मेरे को 3d से निकालना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3d5 बन जाएगा। बिल्कुल, अगर एक्स्ट्रा नीड है तो आप अंदर बिल्कुल जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सबसे पहले आप किसके निकालोगे, 4s के निकालोगे। तो यहाँ पे 4s2 था, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, है ना। तो हमने पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो मैंने 4s से ही निकाल के छोड़ दिया। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले तो 4s से निकाले दोनों के दोनों, फिर मैंने 3d5 भी करा, देखो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने 3d से भी निकाला, ये रहा, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। अच्छा कोई आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता μ = n×n+2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, तो 4 + 2 अंडर रूट bm, तो ये कितना हो जाता, √24 bm, ठीक है। अच्छा यहां से पूछता अगर 5 × 5 + 2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, तो 5 × 7, तो ये कितना हो जाएगा, √35 बोहर मैग्नेटन। करेक्ट है। चलो और देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के बताइएगा, किसकी लिखोगे, लिख दो कोबाल्ट +2 की लिख दो, ठीक है, और मैंगनीज +4 की लिख दीजिए। चलिए अच्छा इसकी न्यूट्रल की अगर याद नहीं है तो पहले मैं लिख देता हूं, कोबाल्ट न्यूट्रल की मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा 4s2 3d7, ये न्यूट्रल की लिख दी। ऐसे मैं मैंगनीज की भी न्यूट्रल की लिख के दे देता हूं आपको, एर्गन 4s2 3d5। चलो भैया, चलिए
अच्छा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी देख लेते हैं ना, चलो पहले करो यार, ऐसे करो, फिर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वैसे तो बता चुका हूं मैं आपको डेफिनेशन। देखिए क्या करना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s या 3d, पहले किससे निकलेगा, 4s से निकलेगा। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दोनों के दोनों निकाल दो यार 4s से। तो कोबाल्ट +2 क्या हो जाएगी, आर्गन 4s 0 कर दो इसे और 3d 7 कर दो। देखो 3d 7 बनाओ, जरा ये भी बता देना पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब बता दो। देखो 3d 7 बनाओ, ये आपका 5 और ये आपका 6 7, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 3 है। मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, तो 3 इंटू 5 तो रूट 15 बोहर मैग्नेटन, करेक्ट है बिल्कुल। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी आ जाता है तो सब्सटेंस क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आपको 4 आयंस दे देगा, बोलेगा कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, किसका कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब इसका देखो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, मैंगनीज पहले किससे करो, 4s से, पहले किससे करो 4s से, ठीक है। तो देखो आर्गन 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो ये तो 4s 0 हो गया। 2 और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, अब कहां जाओगे, 3d के पास जाओगे, तो 3d 5 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा, 3d 3, 5 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा, 3d 3 हो जाएगा, करेक्ट है। ये रहा आपका 3d 3, देखें ये आपके ये रहा, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3 हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। म्यू देखो n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, तो ये कितना आ गया, रूट 15 bm। पैरा या डाया, ऑब्वियसली पैरा। एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो दैट मीन्स इट इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक, इट इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक, करेक्ट है। तो ये सारी चीज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल में बहुत जबरदस्त तरीके से देख लिया है। और भी यार जो भी सारी चीज़ें आती रहेंगी, अब जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे, ये ऑर्बिटल्स की कैसी कैसी शेप रहती है, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट यार एंड पे आ चुके हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के, और जो भी यार छोटी मोटी चीज़ें बचे हैं वो 1-2 वीडियो में और मैं जल्दी ही कवर कर दूंगा। ऑलराइट, चलो फिर मिलते हैं हम लोग यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस। मेरा नाम नितेश देवनानी है, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।